नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 14 नवंबर के आसपास हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा एक लेक्चर दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर, और उसी लेक्चर को एनालाइज किया जा रहा है इस आर्टिकल में हैप्पीमोन जैकब के द्वारा। मेनली ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जो पॉइंट्स दिए गए थे हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। हैप्पीमोन जैकब का शुरुआत में बोलना है, देखो एस जयशंकर अपनी स्पीच में पास्ट गवर्नमेंट्स की गलतियों के बारे में बताते हैं, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बताते हैं, और वो पास्ट गवर्नमेंट्स की मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं आज के कंटेक्स्ट के हिसाब से। राइटर का कहना है ये देखो गलत है। अगर हमें पास्ट में लिए गए डिसीजंस को एनालाइज करना है तो हमें उन परिस्थितियों को भी समझना होगा, उन सर्कमस्टांसेस को समझना होगा जिनमें वो डिसीजन लिए गए थे। पास्ट के डिसीजंस को हम आज के कंटेक्स्ट के हिसाब से नहीं एनालाइज कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर एस जयशंकर ने कहा था 1948 में कश्मीर इशू को लेके यूएन में जाना इंडिया की एक बड़ी गलती थी, लेकिन हैप्पीमोन जैकब इसे काउंटर करते हैं। वो बोलते हैं देखो आधे एरिया से जो कश्मीर आज इंडिया के पास है, उस एरिया से हम पाकिस्तान से आए कबीलाई इलाकों के लोगों को खदेड़ चुके थे, और उस समय पाकिस्तान की आर्मी को भी ब्रिटिश ऑफिसर कमांड कर रहे थे और इंडिया की आर्मी को भी ब्रिटिश ऑफिसर ही कमांड कर रहे थे। तो इंडिया के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं था कि जितना एरिया पाकिस्तान के अंडर बच गया था उसको हम फोर्स की सहायता से वापस ले सकें। राइटर का कहना है देखो मजबूरी में हमें यूनाइटेड नेशंस जाना पड़ा था, क्योंकि बचा हुआ एरिया पाकिस्तान से लेना हमारे लिए आसान नहीं था, और वो एरिया आज भी पाकिस्तान के अंडर आता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं एस जयशंकर ने यह भी कहा कि नॉन अलाइन मूवमेंट एक आइडियलिज्म का एग्जाम्पल है, इंडिया को ये पॉलिसी नहीं फॉलो करनी चाहिए थी। जबकि इसके जवाब में हैप्पीमोन जैकब बोलते हैं देखो हमें कंटेक्स्ट समझना होगा, हम नए नए उस समय आज़ाद हुए थे, हम काफ़ी सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, हमारा देश उस समय इतना यूनाइटेड में नहीं था, काफ़ी सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हमारे सामने थे, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे। ऐसी सिचुएशन में हम यूएसए या फिर यूएसएसआर का पार्ट नहीं बन सकते थे, क्योंकि दोनों के बीच कोल्ड वार चल रहा था और वो मिलिट्री कैंपेन चलाने के लिए तत्पर थे एक दूसरे के विरुद्ध। तो इंडिया ऐसी सिचुएशन में अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट नहीं कर सकता था मिलिट्री कैंपेन्स की तरफ। मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन करना या फिर लीड करना, ये राइटर के अनुसार आइडियलिज्म नहीं था बल्कि रियलिज्म था। दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच? देखो आइडियलिज्म में हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं क्या होना चाहिए, और रियलिज्म में हम इस बात पर फोकस नहीं करते हैं क्या होना चाहिए, हम प्रेजेंट रियलिटी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो हमने उस समय की सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिसीजन लिया, हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम नैम को ज्वाइन करें और नैम को लीड करें। अब कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि 1962 वार में हमारी बुरी तरह से हार हुई चाइना के अगेंस्ट। अगर इंडिया यूएसए या फिर यूएसएसआर दोनों में से किसी एक का साथी होता तो शायद हमारी उस युद्ध में इतनी बुरी हार नहीं होती और आज जियोपॉलिटिक्स एशिया की कुछ और होती। इसके जवाब में हैप्पीमोन जैकब ये बोलते हैं कि पाकिस्तान तो देखो यूएसए के ग्रुप में शामिल था। पाकिस्तान ने 1965 की लड़ाई लड़ी इंडिया के अगेंस्ट। 1971 की लड़ाई में तो पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा हिस्सा खो भी दिया, बांग्लादेश। तो क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ यूएसए के ग्रुप में रहने से? इसका आंसर है नहीं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि अगर हम यूएसए या फिर यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल होते तो चाइना के अगेंस्ट हमारी हार नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, एस जयशंकर ने अपने लेक्चर में यह भी कहा था 60 साल पहले यानी 60 ईयर्स पहले जिस प्रकार से नेहरू की सरकार ने चाइना के साथ रिलेशंस को हैंडल किया था वो हमारी एक बड़ी फेलियर थी। इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं देखो मान लेते हैं चलो उस समय गवर्नमेंट ने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक से हैंडल नहीं किया, लेकिन आप अपनी पॉलिसी में किस प्रकार से बदलाव लेकर आए,
आज चाइना से जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को आप किस प्रकार से टैकल कर रहे हो, आप ये बताइए। आप चाइना के साथ कभी इनफॉर्मल समिट्स करते हो, कभी क्वाड ग्रुप की स्थापना करते हो ताकि दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके, जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मिलके चाइना को कंटेन किया जा सके। ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं और आपकी जो चाइना के संदर्भ में फॉरेन पॉलिसी है वो कोई कॉन्क्रीट नहीं है जिससे चाइना का जो चैलेंज है वो एड्रेस हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, एस जयशंकर ने अपनी स्पीच में ये भी कहा, फॉरेन पॉलिसी में डोगमास का होना ठीक नहीं है। देखो, डोगमास का मतलब होता है फिक्स्ड बिलीफ, मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट हमारे फायदे की चीज़ है और इसको इग्नोर करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ये एक डोगमा है, ये फिक्स्ड बिलीफ है। एस जयशंकर के अनुसार डोगमा की वजह से यानी फिक्स्ड बिलीफ की वजह से होता क्या है, जब भी कोई नई अप्रोच हम लेते हैं तो यूं लगने लगता है ये अनजस्टिफाइड डेविएशन है, हमें पुरानी पॉलिसी से डेविएट नहीं होना चाहिए। एस जयशंकर ने यह भी कहा, देखो जब सेम प्रकार की पॉलिसी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रही है तो फिर हम उस पॉलिसी के साथ क्यों स्टिक रहें। वर्ल्ड चेंज हो चुका है, साथ के साथ हमें भी चेंज होने की आवश्यकता है, इसलिए फॉरेन पॉलिसी में डोगमास नहीं होने चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में हर धर्मिता यानी फिक्स्ड बिलीफ का कोई स्कोप नहीं है। आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी अप्रोच चेंज करो। इसके जवाब में हैप्पी मून जैकब ये बोलते हैं, देखो डोगमास वाली बात उनकी ठीक है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में कुछ तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, कि आपका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल ही ब्रॉड थीम नहीं होगी या फिर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, इसका मतलब तो ये हुआ आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव ना होकर रिएक्टिव है। इवेंट्स होते जा रहे हैं और आप उन पर रिएक्शन देते जा रहे हो, जबकि होना ये चाहिए फॉरेन पॉलिसी प्रोएक्टिव हो, इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स सर्व करे फॉरेन पॉलिसी की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर ये बोलते हैं, बिगेस्ट जो निराशा हाथ लगी एस जयशंकर के लेक्चर से वो ये हाथ लगी कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर प्रेजेंट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी। एस जयशंकर ने अपनी स्पीच में ये कहा, देखो कश्मीर के संदर्भ में या फिर पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कश्मीर में फिलहाल स्टेबिलिटी है और इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर इशू का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता इंडिया को कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर के बारे में क्या सोचती है। फर्क पड़ता है तो इस चीज़ से क्या कश्मीर में सिचुएशन सामान्य है या फिर नहीं। कश्मीर में सिचुएशन सामान्य है, कश्मीर इशू का इंटरनेशनलाइजेशन हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके जवाब में हैप्पी मून जैकब ये बोलते हैं, देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट ही बार बार ये सब चीज़ें बोलती हैं कि आज वर्ल्ड में इंडिया का डंका बजने लगा है, इंडिया की ग्लोरी की बात कही जाती है। अगर देखो उस लिहाज से देखें तो फ़र्क पड़ता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा क्या सोचा जा रहा है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा हमारी कश्मीर पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एस जयशंकर देखो पास्ट गवर्नमेंट्स की गलतियों के बारे में तो बताते हैं। देखो कोई भी फॉरेन पॉलिसी सफल साबित हुई या फिर नहीं हुई ये डिपेंड करता है आउटकम पर। तो एस जयशंकर को अपनी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की भी आउटकम बतानी चाहिए। उन्होंने क्या पाया है, फॉरेन पॉलिसी जो उनकी रही है वो क्यों सक्सेसफुल रही है, ऐसा उन्होंने क्या किया जिसके बेस पे एक्सपर्ट्स कह सकें कि हाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। हाउडी मोदी इवेंट ऑर्गेनाइज करना यूएसए में, चाइना के राष्ट्रपति के साथ मिलना भारत के प्रधानमंत्री का चेन्नई में यानी चेन्नई कनेक्ट, या फिर जैम, जापान, अमेरिका, इंडिया, इन सब चीज़ों को आप सक्सेसफुल आउटकम नहीं बोल सकते हो। मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेसफुल आउटकम क्या रही है। लास्ट में एक बात उनके द्वारा RCEP के द्वारा बोली जाती है। एस जयशंकर ने अपने लेक्चर में कहा, देखो पुरानी जो सोच है कि हमें अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भूल जाना चाहिए। जब देखो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें इस चीज़ का डर लगता था कि हम फिर से गुलाम ना हो जाएं, फिर से किसी देश की कॉलोनी ना बन जाएं। तो हम नहीं चाहते थे हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट हो किसी चीज़ के लिए। तो हमारी पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, मतलब हम जो भी इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से वो हमारे खुद के देश में प्रोड्यूस हो और हम दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना हो इंपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ एक और टर्म आपने इकोनॉमिक्स में सुनी होगी, इकोनॉमिक अटॉर्की।
अटोर्की का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी। जैसे देखो, नॉर्थ कोरिया के लीडर के द्वारा काफ़ी बार इकोनॉमिक अटोर्की हासिल करने की बात कही जाती है। मतलब इसका ये है, नॉर्थ कोरिया बिना किसी इंटरनेशनल असिस्टेंस के सर्वाइव कर लेगा, ऐसी पोजीशन हमें अचीव करनी है। मतलब जिन भी चीज़ों की नॉर्थ कोरिया को आवश्यकता है वो पूरी होंगी नॉर्थ कोरिया से ही, और उन्हें किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये सिचुएशन होगी सेल्फ सफिशिएंसी की, और इसी को अचीव करने की बात कही जाती है बार बार नॉर्थ कोरिया के लीडर के द्वारा। और हम भी यही चाहते थे आज़ादी के बाद। लेकिन एस जयशंकर के अनुसार आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज ग्लोबलाइजेशन का समय है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक अटोर्की, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, ये आइडियाज पुराने हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आप ध्यान दीजिएगा, जब हम ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाएं तो हमें आंखों पर पट्टी डालने की आवश्यकता नहीं है। हम कॉस्ट एनालिसिस भी करें कि इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ये बात एस जयशंकर ने कही थी RCEP की तरफ इशारा करते हुए। मतलब ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन की डायरेक्शन में चलते हुए हम RCEP को ज्वाइन कर लें और ये भी ना देखें कि हमें RCEP ज्वाइन करने से फायदा कितना हो रहा था, नुकसान कितना हो रहा था। तो इसके जवाब में हैप्पीमोन जैकब ये बोलते हैं, चलो ठीक है, आपने कॉस्ट एनालिसिस किया और RCEP को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, आप क्यों नहीं चाइना समेत दूसरे देशों को कन्विंस करा सके कि इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए RCEP में, ताकि इंडिया भी RCEP का मेंबर बन सके। चाइना के साथ चेन्नई कनेक्ट समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तो तब होती ना जब हम चाइना को कन्विंस करा पाते कि RCEP में इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। तो ये भी आप हमारी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर कहोगे। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे पॉइंट्स जो एस जयशंकर ने अपने लेक्चर में दिए थे उनको क्रिटिसाइज किया जाता है इस आर्टिकल में हैप्पीमोन जैकब के द्वारा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।